ये रिपोर्ट। क्या यूक्रेन की तबाही का प्लान बन गया? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का वक्त आ गया है? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन क्रोध से लाल हैं। उनकी आंखों में इंतकाम दिख रहा है, दिमाग में बदले का परमाणु प्लान बन रहा है, तबाही का मंजर दिख रहा है। पुतिन के अंदर बदले की चिंगारी सुलग रही है, जो आग बनकर यूक्रेन को खाक करने पर आमादा है। पुतिन का गुस्सा इसलिए है क्योंकि जेलेंस्की ने 4 दिन में रूस पर 3 बड़े हमले कर पुतिन पर सबसे बड़ी चोट दी। पहले 1.5 साल की प्लानिंग के बाद ड्रोन अटैक से रूस को दहलाया, रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया, 41 बम्बर तबाह कर दिए, रूस का 60,000 करोड़ का नुकसान कर दिया। इसके बाद कल 1100 किलो विस्फोटक से क्रीमिया ब्रिज में अंडर वाटर विस्फोट कर रूस को बड़ी चोट पहुंचाई। और इसके बाद रूस के सबसे खतरनाक जासूसी विमान A-50 को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया, जिससे रूस की सैन्य क्षमता को गहरा धक्का लगा। यूक्रेन के इन हमलों से पुतिन का पारा चढ़ गया है, रूसी राष्ट्रपति का गुस्सा भड़क गया है। पुतिन इंतकाम की आग में जलने लगे, लेकिन रूस का इंतकाम कैसा होगा, कितना विध्वंसक होगा, यूक्रेन में कितनी तबाही मचेगी, इसका ट्रेलर भी सामने आ गया। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। यूक्रेन के मिकोलेव में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। हमला इतना तेज था कि धमाके के बाद मिकोलेव में अंधेरा छा गया। इसके अलावा यूक्रेन के ओदेसा में रूस ने ड्रोन से हमले किए। साथ ही यूक्रेन के चेरनीहिव को भी रूस की सेना ने टारगेट किया, जिसमें अपार्टमेंट और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं खार्किव में भी रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन पर रूस का यह हमला सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर की पूरी स्क्रिप्ट पुतिन तैयार कर चुके हैं। कई स्टेप में यूक्रेन को तबाह करने का प्लान बना चुके हैं। हमले का पहला चरण यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो, सप्लाई लाइन पर होगा। दूसरे चरण में यूक्रेन में ब्लैकआउट की कोशिश होगी, जिसके तहत पावर सप्लाई पर हमला हो सकता है। तीसरे चरण में यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर ही पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान है। अब जेलेंस्की को डर सता रहा है कि पुतिन इस बार सिर्फ यूक्रेन में महाविध्वंस के लिए हमला नहीं करेंगे, बल्कि यूक्रेन पर परमाणु हमले का भी खतरा है। यही वजह है कि जेलेंस्की अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नाटो देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, रूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन और जर्मनी खुलकर सामने आ गए हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन अप्रैल 2026 तक यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देगा। ब्रिटेन यूक्रेन को हथियार भी मुहैया कराएगा। ब्रिटेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को 4.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देगा। वहीं जर्मनी ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का ऐलान किया है। जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन को 5 अरब पाउंड की मदद देगा। यानी साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध की आग अब और भड़केगी, जंग की आग और विकराल होगी। लड़ाई आगे बढ़ी तो एक ओर पुतिन होंगे और दूसरी ओर यूक्रेन के साथ ब्रिटेन, जर्मनी समेत नाटो देश। ऐसे में परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। यूक्रेन पर रूस की जवाबी कार्रवाई। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया है, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, यूक्रेनी सैनिकों को ड्रोन से टारगेट किया है। अब रूस धीरे धीरे सही अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उतने घातक तरीके से नहीं जितने घातक तरीके से यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर हाहाकार मचा दिया था। अब यूक्रेनी सैनिकों को, सैन्य ठिकानों को रूस निशाना बना रहा है ड्रोन हमलों के जरिए। क्या रूस करने की तैयारी में है, ये समझेंगे अपने मेहमानों से, हमारे साथ जुड़े हुए एक्सपर्ट से। लेकिन क्या न्यूक्लियर प्लान को एक्टिवेट कर रहा है रूस? क्या रूस अपने टारगेट को सेट कर रहा है? पुतिन क्या अब रूस यूक्रेन के ऊपर एटम बम गिराने की सोच रहे हैं? 1945 वो आखिरी साल था जब कहीं पर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया था, और उस विभीषिका को देखकर पूरी दुनिया कम से कम परमाणु हथियारों को डेटरेंट की तरह मानती है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए नहीं मानती।
मेरे साथ एक एक करके कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ रविंद्र सचदेवा इस वक्त जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स एक्सपर्ट के, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ जुड़ेंगे, आलोक मेहता सर मेरे साथ, एडिटोरियल डायरेक्टर पद्मश्री, वो भी जुड़ेंगे अपने अनुभव के साथ। लेकिन रविंद्र सचदेवा, सबसे पहला सवाल आपसे, जो कुछ भी हालात बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, मिलिटरली क्या होना है, उस बारे में मैं मेजर जनरल राजन कोचर से जानना चाहूंगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहां पर सिचुएशन अब खराब होती है, आपको क्या लगता है, क्या वेस्टर्न कंट्रीज अब साथ यूक्रेन के आ जाएंगे जमीन पर? अभी तक तो पीछे से पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, वो जमीन पर उतर नहीं रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटेन ने ये कह दिया है कि उसे भी युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, उनके डिफेंस मिनिस्टर हेली ने, और उन्होंने कहा कि हम हथियारों का भंडारण शुरू कर लें। जर्मनी भी सपोर्ट खोलकर कर रहा है। क्या लगता है आपको यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन है, क्या वेस्टर्न कंट्रीज साथ में खड़े हो जाएंगे? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ और आलम जी के साथ और आपके बाकी गेस्ट के साथ। यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी खड़ी हैं यूक्रेन के साथ, मोर और लेस। कभी थोड़ा आगे पीछे होती हैं, हाथ खींचती हैं, कुछ आपस में डिफरेंसेस होते हैं, बट मोर और लेस सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के साथ ऑलरेडी खड़ी हैं, पैसे दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं। परंतु जहां तक बात है, अगर आप कहें कि बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर वो मापदंड है, तो मेरे ख्याल से वो नहीं होगा। एग्जैक्टली, मैं उसी पर चाहता था, क्या ऐसा हो सकता है सर? चांस बहुत कम है, नहीं होगा, क्योंकि अगर वो आए और उनके सोल्जर्स की मारकाट होने लगी, तो फिर तो वो नेटो के सोल्जर्स हैं, तो फिर तो नेटो को पूरी की पूरी को इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा, राइट? तो इसको देखते हुए अभी मुझे नहीं लगता कि बूट्स ऑन ग्राउंड ये देश भेजेंगे, क्योंकि इनका काम ऑलरेडी चल रहा है। ये जो वेपन्स दिए जा रहे हैं, अब इन्होंने वेपन्स को कहा कि लॉन्ग रेंज भी आप शूट करो, पैसा भी दे रहे हैं, राइट? बीच में नवंबर में जब ट्रंप जीता था, उसके बाद कुछ महीनों तक लगा था कि यूरोपियन देश आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर अमेरिका पीछे हट गया तो यूरोपियंस क्या करेंगे। परंतु पिछले 3 महीने में यूरोपियंस ने एक तरह से अपने को कंसोलिडेट कर लिया है यूक्रेन के सपोर्ट में। और अगर अमेरिका ना भी करे, हालांकि बिल्कुल चांस वैसा नहीं है, अमेरिका कुछ तो करता ही रहेगा, तो यूरोप ने अपना सपोर्ट यूक्रेन को बढ़ा दिया है इस समय जो दिख रहा है। बट याद रखिए, यूरोप का जो सपोर्ट है, आप अभी जो बता रहे हैं, ब्रिटेन कह रहा है मैं 1 लाख ड्रोन दूंगा। ब्रिटेन के 2 ऑब्जेक्टिव है, एक तो वो अपने देश के अंदर अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, राइट? यूरोपियन देशों के अंदर अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं या कम हो गई हैं, तो एक तो उस जरिए वो करेगा। दूसरा, उसका जो पैसा है, ये क्या कर रहे हैं, जो रशिया का पैसा जब्त हुआ था सेंट्रल बैंक का, करीब $300 बिलियन, जिसमें से करीब 225 यूरोप में है, ब्रसल्स में बिलियन, 25-30 स्विट्जरलैंड में और करीब 40-50 अमेरिका में। वो पैसा फ्रीज हो रखा है, पर उस पैसे का इंटरेस्ट तो जनरेट हो रहा है ना। तो ब्रिटेन क्या कर रहे हैं कि लोन उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट ले रहे हैं कि हम इस इंटरेस्ट को अब यूज कर लेंगे, ओके? उसके अगेंस्ट लोन लेकर के वो ये ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या जो भी और कुछ है। अभी ये ज़ेलेंस्की जब इंग्लैंड गए थे, तब जो अनाउंस हुआ था कि करीब 2 या 3 बिलियन पाउंड्स का ब्रिटेन मदद करेगा। वो जो मदद है वो क्लियरली बैक्ड है बाय इंटरेस्ट ऑफ रशियन मनी, जो कि ब्रसल्स में है। तो एक तरह से कह तो रहे हैं मदद करेंगे, पर वो पैसा तो घूम फिर के वापस या तो यूक्रेन दे रहा है या फिर रशियन मनी के इंटरेस्ट से आ रहा है। तो ये देश अपनी सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के वेपन्स का कह रहे हैं हाँ ठीक है इस्तेमाल करो। तो ऑल इंडिकेशन तो फिलहाल यही दिखती है कि ये युद्ध और भीषण होता जाएगा। जहां तक लास्ट की रशिया की बात है, यस, रशिया को बहुत 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 बड़ा धक्का लगा है मेरे विचार से। ये जो इनके बॉम्बर्स उड़ा दिए हैं, करीब जितने भी 40 वो कह रहे हैं 20 उड़ाए हो, बहुत बड़ी ये हिट है रशिया के ऊपर। बट याद रखिए, रशिया की स्ट्रैटेजी रही है शायद हमेशा से ग्राइंडर की तरह चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी करा था। बहुत लोग मारे गए थे, कितने मिलियंस ऑफ रशियंस मरे थे। बट रशियन की जो टैक्टिक है, एक तरह से कहिए स्ट्रैटेजी भी है, कि ग्राइंडर की तरह चलते जाओ चलते जाओ।
धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओ, लेकिन इसमें रशिया को जो नुकसान हो रहा है वो रशिया किस तरीके से आगे झेलेगा ये देखना होगा। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ पद्मश्री आलोक मेहता सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। एक लंबा अनुभव है आलोक सर का, और आलोक सर ने तब से पत्रकारिता को देखना शुरू किया था जब इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते नहीं थे, और शायद उन्हें 1971 का जंग भी भारत पाकिस्तान की अच्छी तरह से याद है, और उसके बाद विश्व में हुई तमाम जंगें उनको अच्छी तरह से याद है। आलोक सर, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं जो यूक्रेन ने रूस में हमले किए हैं वो शानदार हैं, पुतिन खामोश हैं। क्या पुतिन का हमला, क्योंकि जाहिर तौर पर जवाब तो देना है, एक बड़ा देश है और एक बड़ी कुव्वत रखता है, क्या पुतिन का हमला आपको लगता है अंतिम होने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो क्या दुनिया में बाकी देश अछूते रह जाएंगे? क्योंकि ये याद रखते हुए कि पुतिन यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है। देखिए राजीव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो चुप तो नहीं बैठेगा। जैसे टाइगर जो चीता होता है वो पेड़ पर जाकर के बैठ जाता है, शेर पेड़ पर जाकर के नहीं बैठता है, वो चुपचाप हाथ लगाकर बैठता है। यदि आप वाइल्ड लाइफ में कहीं गए हो, कान्हा या भारत में या देश अफ्रीका में, तो वो आप यूं जब जाएंगे तो बड़ा टाइगर है। हमारे यहाँ के तो बड़े ऐसे बब्बर शेर जो होते हैं गिर फॉरेस्ट वाले, वो ऐसा नहीं करते, लेकिन जो टाइगर है वो पेड़ पर बैठे हुए निगाह रखते हैं कि अच्छा कब आएगा और उसको झपट लेंगे। तो पुतिन निश्चित रूप से वो केजीबी के प्रमुख रहे हैं। वो इस समय दुनिया के ऐसे जो शासक हैं जिनमें खुद युद्ध की कला, युद्ध कौशल को और उसकी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। दूसरी जगह तो निर्देश दे के आर्मी के लोग तय करते हैं, लेकिन यहाँ अब कुछ हद तक यही चीन के प्रशासक कह सकते हैं। आलोक सर, माफी के साथ थोड़ी देर के लिए बस आपको रोकूंगा, कुछ एक 5 सेकंड के ब्रेकिंग के लिए, उसके बाद आप ही के पास लौट कर आता हूं। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस है। रूस हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। हथियारों के प्रोडक्शन में ऐसी जानकारी आ रही है 60% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। हर महीने 70 इस्कंदर मिसाइल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। हर महीने 15 किंजल मिसाइल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ये दोनों हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, खतरनाक मिसाइलें हैं, और ऐसा भी कहा जाता है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के हवाले से कि जब ये गिरती हैं तब सूरज जैसी रोशनी हो जाती है। किंजल मिसाइलें और इस्कंदर मिसाइलें जिनका प्रोडक्शन रूस बढ़ा रहा है, और रूस अपने जवाब देने की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी मेरे वरिष्ठ आलोक सर बता रहे थे कि केजीबी के प्रमुख रह चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन। आप कभी गौर से देखें, पुतिन जब चलते हुए आते हैं तो उनका दाहिना हाथ सीधा रहता है, लेकिन बायां हाथ मूवमेंट करता है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि वो केजीबी के एक बड़े स्पाई और बड़े समर्पित उसके हिस्से रहे हैं, और वहां पर दाहिना हाथ हमेशा अपनी गन पर रखते थे इस तरीके के लोग, जो कभी अलग नहीं होना चाहिए था। इसलिए बायां हाथ तो मूवमेंट में होता है, लेकिन दायां आदत में है उनके, वो मूवमेंट में नहीं रहता है। और क्या इसी तरीके से उन्होंने अपने कदमों को भी फ्रीज कर रखा है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर भी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजन कोचर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं जब आपके साथ बात करता हूं मुझे कुछ नई चीजें समझ में आती हैं जो आगे स्ट्रेटेजिकली ऐसे प्रोग्राम में बहुत काम भी आती हैं मेरे। लेकिन पद्मश्री आलोक मेहता सर, अपनी बात पूरी करें सर। मेरा वही, क्या हम अछूते रह जाएंगे अगर ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है तो? देखिए, लड़ाई नहीं बढ़ना चाहिए, यही तो लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले भी संकेत दे चुके कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये लड़ाई यूरोप में अपने अस्तित्व को लेकर के भी है। उन्हें लगता है कि यूक्रेन को यदि पूरा ही हड़प लें, कल भी मैंने आपसे चर्चा में कहा था, हम जब भी चर्चा में बैठते हैं, कि देखिए किस तरह से यूक्रेन को उस हिस्से को जो रशियन लैंग्वेज वाला है उसको लेना चाहते थे। बाद में लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन पर ही, जैसे कभी अफगानिस्तान में कब्जा था सोवियत रूस का, उस तरह से कब्जा तो नहीं होगा। यदि वो होगा तो पूरे यूरोप के लिए खतरा होता है। फिनलैंड भी आज नाटो का मेंबर है, दूसरे कंट्री हो गए जो बिल्कुल सीमा से लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में वो अपनी सुरक्षा के लिए भी पूरी ताकत यूक्रेन को पीछे इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं इस समय रूस को इतना पता होना चाहिए कि तुम यहाँ तक हो, इससे आगे नहीं पार करना है। लेकिन अब प्रतिष्ठा का, जैसा मैंने कहा था, जहां खत्म की थी, अभी हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ आपको और ज्यादा बताएंगे, रणनीतिकार रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि केजीबी के ऑपरेशन इस बार यूक्रेन ने किया, क्योंकि देखिए यूक्रेन भी तो कभी उनका हिस्सा रहा ना, इसलिए उन्होंने वही जो गुपचुप इतने महीनों 18 महीने तैयारी करके हमला किया है। जैसा मैंने टाइगर से तुलना की थी, मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ कि
आपको दुनिया में सीआईए के ऑपरेशन के कितनी 50 आपको पुस्तकें भी मिलेगी और एक्सपोज किया हुआ मिलेगा कि सीआईए ने ये किया, ये सफल हुआ या असफल हुआ। केजीबी के ऑपरेशन सफल हो सकता है थोड़ा बहुत, या कहीं उससे निकल करके जैसे कह सकते हैं मुखबिर बन गया, दूसरे अमेरिका सीआईए ने मिला लिया हो, ऐसे कुछ ही केस है। वरना केजीबी के वर्ल्ड में किन शासकों की हत्या करा दी, किसको बना दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ये एक दिलचस्प बात है दुनिया के इस इंटेलिजेंस सर्विसेज में। इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि युद्ध में भी कौन देश किस समय किसके साथ है, ये भी केजीबी के अपने ऑपरेशंस में है। इसी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि अब वो एक, जैसा आपने कहा हथियार बना रहे, तो हथियार तो खैर बना के उनको बाद में बेचना भी है और दूसरे देशों को पहुंचाना है। देखिए, बड़े पैमाने पर हथियार से डराने का काम भी है, लेकिन हाँ, एक हमला तो वो करेंगे इस जवाब में, चूंकि उनके 41 विमानों को जिस तरह से किया गया, उनमें से कई तो पूरी तरह नष्ट कर दिए गए और कुछ जो बचे हैं उनको कई महीनों वर्षों तक ठीक करना होगा। तो ऐसा बड़ा हमला आज तक कभी रूस पर नहीं किया गया। जैसा अभी पाकिस्तान पर भारत ने किया है, ऐसा हमला पाकिस्तान पर रावलपिंडी में नहीं हुआ है कभी भी। लाहौर में उस तरह का भारत ने नहीं किया, न विश्व युद्ध के जमाने में भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग समझते हैं कि नहीं, मैं तुलना भारत के इसलिए कि अपने दर्शक ये सोचते हैं कि अरे यूक्रेन की चर्चा करते भारत का बताएं। मेरा कहना है कि जिस तरह से सोच समझ करके अब भी हम कर सकते हैं, वैसे ही रूस भी करेगा। और लेकिन हाँ, मैं अभी भी ये कहूंगा आपसे कि यूरोप वाले अपना हथियार, जैसा अभी बहुत सचदेवा जी ने बिल्कुल सही कहा, ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी के लिए अपने हथियार बढ़ा रहा है, वो धमका दे रहा है, पैसा दूसरों का खर्च कर दो, बढ़ाओ, दूसरे से ले लो, उनसे या तो यूरेनियम ले लेगा, कुछ और खनिज ले लेगा यूक्रेन से, या और किसी देश को दे देगा। जर्मनी तो रूस के साथ गैस लेने के लिए बेचारा परेशान था, उसके बाद अब स्थिति उसकी खराब है। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से वो लोग युद्ध तो नहीं मोल लेना चाहते, लेकिन हाँ, ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे तरफ हम पर ना आंकीगा, जो भारत भी कहता है भैया हमारी एकता, अक्षुण्णता, हमारी अखंडता पर ये करेंगे तो फिर तो जवाब बड़ा होगा। तो जवाब देने की स्थिति में इंडिविजुअल नहीं है, और इसीलिए बार बार वो कह रहा है कि भाई नाटो को दूर रखो वरना फिर युद्ध के लिए तैयार हो। अब यूक्रेन आत्मघात, रशिया तो देखिए, उस जिनको रिकॉर्ड मालूम है 45 उस विश्व युद्ध में भी अंतिम क्षणों तक जिस तरह की लड़ाई लड़ी, लोगों को लगा था कि ऐसा हो जाएगा, बाद में चर्चिल का मुंह काला हो गया। मेरा ये कहना है कि चर्चिल जैसा जो बहुत उस समय भारत के खिलाफ भी कुछ मामलों में उनका था, और जिस आप यदि वहां गए हो, वार रूम जहाँ उनका था, मैंने वहां जाकर देखा, जब होटल बन गया है अब, भारतीय ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया जहाँ चर्चिल का वार रूम होता था, और मुझे खुशी हुई कि आज भारत का झंडा वहां फहरा रहा है, मैंने भारतीय का झंडा फहरा रहा है। तो वहां से युद्ध चलाने वाले, और बाद में उनकी इतनी बेइज्जती बाद में हुई, युद्ध के बाद जो बड़े प्रभावशाली प्रधानमंत्री थे, बाद तो ये स्थिति ब्रिटेन इस बात को समझता है, युद्ध के बाद वैसी करारी हार के बाद तो उसको 45 से ज्यादा बुरी हालत देखना पड़ेगी। तो ये युद्ध तो उतना आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ, यूक्रेन को कहीं न कहीं समझौते की टेबल पर कब लाया जाएगा, उसके आप और हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आपने कहा, लेकिन आपने ये कहा कि ब्रिटेन ऐसी गलती नहीं करना चाहेगा। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख कर दूं। बड़ी खबर यह है कि ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हेली का बयान सामने आया है, यूक्रेन को ब्रिटेन की मदद जारी रहेगी, जंग में हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यूक्रेन को सैन्य सहायता पहुंचाएंगे, जैसा रविंद्र सचदेव भी कह रहे थे, जो जानकारी भी है। ब्रिटेन 1 लाख ड्रोन देने की तैयारी में है यूक्रेन को। इसके जरिए रविंद्र सचदेवा की बात सीधे यहां पर समझ में आती है कि ब्रिटेन अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है उसे भी सरवाइव करवाना चाहता है 1 लाख ड्रोन के जरिए, और बिना यूक्रेन की जमीन पर उतरे ब्रिटेन इस लड़ाई में पीछे से खड़ा रहना चाहता है। लेकिन कब तक ऐसा होगा, बड़ा सवाल इस चर्चा का यही है। क्या ऑन ग्राउंड सोल्जर्स दूसरे देशों के, नाटो के यूक्रेन की जमीन पर आएंगे तो कब आएंगे? मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़ गए हैं। जय हिंद विंग कमांडर बख्शी, आपका भी स्वागत मैं करता हूं। और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, सवाल आपसे थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होगा, उसको माफ कीजिएगा अगर मैं ऐसा कह के आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूंगा रूस की मेंटेलिटी को। रूस क्या कर सकता है ये आपसे समझना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि एक कमांडर के तौर पर, मानिए आप रूस की सेना के एक कमांडर के तौर पर आपको फैसले लेने की बात कही जाए, तो आप किस तरीके से रूस को रिटेलिएट करता हुआ देखना चाहेंगे, ये मानते हुए कि रूस की पॉलिटिकल लीडरशिप या प्रेसिडेंट पुतिन रेडी हैं सबसे बड़ा डेंट यूक्रेन को देने के लिए? क्या हो सकता है? राजीव जी, धन्यवाद, आपने मुझे इस डिस्कशन में इनवाइट किया। धन्यवाद सर। बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको
समझना चाहिए कि कोई भी युद्ध जब शुरू होता है तो उस युद्ध का एक पॉलिटिकल एम होता है, और उस पॉलिटिकल एम को जो कमांडर्स होते हैं आर्मी के, वो उसको एक मिलिट्री एम में और मिलिट्री टास्किंग में कन्वर्ट करते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस तरीके की चीज सामने आई थी। अब पुतिन ने जब 3.5 साल पहले यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो उसका एम क्या था? 2-3 मेजर एम थे उसके, और हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो एम उसके हासिल हुए हैं किस हद तक हुए हैं, और इसीलिए वो ये लड़ाई को रोक नहीं रहा। तो जो आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक है उस पर मैं आऊंगा। पहले ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद जी। आपके व्यूअर्स को भी उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो पॉलिटिकल एम उसका ये था कि क्रिमिया जो है, जो ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है, 2014 से कब्जा है क्रिमिया के ऊपर, क्रिमिया और डॉनबास का जो पूरा एरिया है वो, और जो एथनिसिटी है डॉनबास के, अगर आप देखेंगे किस टाइप के लोग रहते हैं, तो वो रशियन मूल के भी काफी उस पॉपुलेशन में लोग रहते हैं। और पुतिन को हमेशा सपोर्ट मिला है डॉनबास से, बिकॉज डॉनबास का एरिया जो इसको यूक्रेन के खिलाफ फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स थे वहां पे, वो चाहते थे कि वो यूक्रेन से अलग रहे, तो रशिया को हमेशा डॉनबास के एरिया से सपोर्ट मिला है। और रशिया ने इसलिए तय किया कि क्योंकि अमेरिका की इन्फ्लुएंस यूक्रेन में बढ़ती जा रही थी, और नेटो जो एक बार आपको याद होगा, वार्सो पैक्ट ट्रीटी जब जी खत्म हुई थी तो नेटो से एक एश्योरेंस मिला था कि वो यूरोप में एक्सपैंड नहीं करेंगे, पर वो एक्सपैंड करने लग गए। और पुतिन को ये लगा कि इस तरीके से एक्सपेंशन अगर होती रही तो रशिया की सॉवरेनिटी भी डेंजर में आ सकती है, और इसीलिए ये जो क्रिमिया का एरिया है, किसी भी हालत में पुतिन इसको खोना नहीं चाहते थे, और इसको मजबूत करने के लिए एक लैंड ब्रिज की जरूरत थी। जो डॉनबास और क्रिमिया का अगर आप मैप में देखें तो अगर ये दो एरिया शामिल हो जाते हैं तो एक पूरा लैंड ब्रिज बन जाता है, और जिससे एक बफर जोन बनती है। अगर रशिया के ऊपर हमला अगर आपको करना पड़े, और अगर अमेरिका भी इसमें अगर शामिल हो, तो रशिया के पास एक बहुत बेहतरीन बफर जोन बनती है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो इसका पॉलिटिकल एम उनका ये था कि पूरा डॉनबास का एरिया खार्किव तक और सुमी तक, ये पूरा एरिया मेरे कब्जे में आ जाए। आज की डेट में ये उनका पूरा एरिया कब्जे में नहीं है, और खार्किव का एरिया और जो आपका कुर्स्क का एरिया है, बिकॉज मैं यहां पे लाना चाहूंगा, जिस तरीके का यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव किया था और कुर्स्क के हजारों किलोमीटर के ऊपर कब्जा किया था, वो एक सेटबैक था रशिया के लिए। और इसीलिए हम 18 महीने से देख रहे हैं कुर्स्क में लड़ाई रेगुलरली चल रही है, और आज का अपडेट ये है कि लेटेस्ट न्यूज ये है कि 86% कुर्स्क का एरिया रशिया ने रिकैप्चर कर लिया। अब रशिया इसको 100% रिकैप्चर करना चाहता है, और जैसे आलोक जी भी बता रहे थे कि एक लॉस ऑफ फेस नहीं रख सकता रशिया, बिकॉज वो अपने आप को एक सुपर पावर समझता है, और यूक्रेन के अगेंस्ट वो ये नहीं दिखा सकता कि वो झुक गया है। और इसीलिए मैं देख रहा हूं ये ऑफेंसिव ट्रंप ने इसमें इंटरफेयर किया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ने अनाउंस किया था कि पुतिन मान गए हैं सीज फायर के लिए, और सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, और वो एक्चुअल वो चीज नहीं थी।
और इसीलिए मैं इसको सम अप इसलिए करना चाहता हूं अभी जी। इसको समिंग अप में ये है कि आज रशिया का पॉलिटिकल एम अचीव नहीं हुआ है। ये लड़ाई और भीषण होने वाली है, और जैसे आपने हाइपरसोनिक्स का जी। आपने जिक्र किया है, और जी। रशिया का जो डिफेंस मैं इकोसिस्टम मैं है, मैं मैं आ रहा हूं सर। आपने कहा कि लड़ाई भीषण होने वाली है, लेकिन